मैम हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र जो होता है, उसका क्या रोल होता है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स? जी, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र जिसे बोलते हैं मिड मैनेजमेंट, ना ही वो पूरा मैनेजमेंट की तरफ होते हैं, ना ही पूरा आप बोले सर्विस स्टाफ की तरफ होते हैं, तो इनको बोलते हैं सुपरवाइज़र्स। इनका मेन काम होता है, जो काम रूम बॉयज़ ने किया है या हाउसमेन ने किया है, उस काम को देखते हैं कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की है, क्योंकि रूम बॉय का काम होता है 1 दिन में 14 रूम बनाना, 14 से कभी-कभी 18 या 20 भी हो सकते हैं। तो एक ही काम को बार-बार करना एक मोनोटोनस टाइप का हो जाता है, तो कभी-कभी मिस्टेक्स होने की ज़्यादा चांसेस हो जाती हैं। कभी हमने क्या रूम में रखा है सामान, किसमें नहीं रखा है, किसमें कंप्लेन है, किसमें नहीं है। तो ये यहाँ इसको सुधारने के लिए एक अलग ही मैनेजमेंट बनाया गया है, उसको बोलते हैं सुपरवाइज़र्स। तो सुपरवाइज़र्स का रोल होता है कि एक दिन में आप कितने रूम सुपरवाइज़ कर सकते हैं, मतलब कितने रूम चेक कर सकते हैं। तो इनके पास एक चेकलिस्ट बनी होती है, स्टार्टिंग से लेकर मेन डोर से लेकर पूरा एंटी क्लॉकवाइज़ और क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में एक चेकलिस्ट होती है, जिसके हिसाब से उनको पूरा रूम्स चेक करना पड़ता है। तो एक दिन में एक सुपरवाइज़र जिसे बोलते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में सुपरवाइज़र्स को कम से कम 100 से 150 रूम सुपरवाइज़ में चेक करने पड़ते हैं। और उस रूम में अगर फॉर एग्जांपल अभी किसी गेस्ट से कोई मिस्टेक हो गई, सॉरी गेस्ट ने कंप्लेन कर दिया है, कुछ भी किया है, आपके पास आया है, तो वो कंप्लेन किसका माना जाएगा? रूम बॉय का नहीं, बिकॉज़ रूम बॉय का एक हार्ड वर्क होता है, सो दे वो काम मिस गलती कर सकते हैं। पर सुपरवाइज़र का काम होता है वो उस गलती को सुधारना, जिससे कि ये गलती ऊपर तक ना पहुँचे। तो सुपरवाइज़र का इसलिए मेन रोल होता है, क्योंकि वो चीज़ों को सुपरवाइज़ करता है और उसका बहुत ही कोऑर्डिनेशन होना अपने नीचे जिसे बोलते हैं रूम बॉयज़ से कोऑर्डिनेशन होना बहुत-बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गलतियाँ होंगी तो कंप्लेंट्स आएँगी। तो सुपरवाइज़र का मेन काम होता है अपने रूम्स को चेक करना, रूम्स में अगर कोई कंप्लेन है, मेंटेनेंस कंप्लेन है, लीकेज कंप्लेंट्स है, कारपेंटर कंप्लेंट्स है, एसी कंप्लेंट्स है, बिकॉज़ हाउस में तो बना के चला गया, एसी में कितना कूलिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रहा है, टेलीफ़ोन में भी साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको कहीं से भी बेल रिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, लाइट में डिम लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, जिसे बोलते हैं ना ल्यूमिनेसिटी कितनी है, आपका कितना वोल्टेज कम ज़्यादा है, ये सब चेक करने का काम सुपरवाइज़र्स का होता है। तो सुपरवाइज़री वर्क बहुत-बहुत ज़रूरी होता है और एक एक दिन में करीब-करीब 150 रूम्स को चेक करने पड़ते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में जिसे मैं बोलती हूँ सुपर मॉर्निंग सुबह की शिफ्ट जो होती है, दोपहर की शिफ्ट में वो बदल जाता है, 200 से 250 रूम्स हो जाते हैं और नाइट शिफ्ट में पूरे होटल में जितने भी रूम है, अगर आपके 100 रूम है तो 100 है, 200 है 200, 500 है तो 500 रूम्स को चेक करने पड़ते हैं और पर्सनली जाके चेक करना है। ऐसा नहीं है कि ऑन पेपर में चेकलिस्ट बना के चेक करें उसको, एंट्री उसकी, बिकॉज़ आपके जो पास रूम फ्लोर सुपरवाइज़र का जो एक कार्ड होता है, की कार्ड जिसे बोलते हैं, वो कार्ड जब आप इंसर्ट करते हैं रूम बॉय डोर में इंसर्ट करते हैं तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर आता है। वो आपको इलेक्ट्रॉनिक में प्रिंट हो जाता है कि ये कार्ड से ये रूम ओपन किया है। तो वो जितने जितने रूम को ओपन करेगा उसे पता लग जाएगा इस सुपरवाइजर ने इतने रूम चेक कर लिए गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि मैं स्किप कर दूँ, मैं 4-5 रूम नहीं चेक किया, 10 रूम नहीं चेक किए, फिर भी मैं पेपर में लिख सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप फिजिकली उस रूम में जाते हैं, प्रॉपर्ली एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करते हैं और कुछ मिस्टेक्स होता है तो वो रूम अंडर मेंटेनेंस डाला जाता है, जिससे कि वो रूम हम गेस्ट को नहीं सेल कर सकते, क्योंकि सेल करेंगे तो उसमें मिस्टेक्स आएगी, तो वो रूम हम अंडर मेंटेनेंस या अंडर रिपेयर में डाल देते हैं। तो ये काम होता है सुपरवाइजर्स का और वो सब काम कब पूरा हुआ है अंडर मेंटेनेंस से वो उनको देखना, उनका बैकअप देना, फिर वो रूम को दोबारा रिलीज करना, ये सुपरवाइजर्स का काम होता है। रूम रिलीज करना, डिपार्चर में डालना, रूम को डिफरेंट स्टैंडर्ड और जिसे हम कोड्स बोलते हैं, वेकेंट डालना, डर्टी डालना, वेकेंट रेडी डालना, अंडर रिपेयर डालना, पीपीएम डालना, ये सब सुपरवाइजरी के काम। पीपीएम क्या होता है? इसको बोलते हैं पास्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मैम और एक चीज़ पूछना था, जैसे कि सुपरवाइज़र के लिए तो आपने बहुत बताया, बहुत सारे लोग हैं, सुपरवाइज़र बनना कैसा है? कैसे बन सकते हैं? तो उसके लिए स्टार्ट कहाँ से करना? इस सुपरवाइजर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल का मैनेजमेंट का कोर्स कर दिया, आप सुपरवाइजर बन गए। सुपरवाइजर को बनने के लिए मेन जिसे बोलते हैं बेसिक रूम बॉय का काम आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जब आपको काम नहीं आता है तो आप उस काम को जज नहीं कर सकते हैं। तो किसी काम को जज करने के लिए वो काम की पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने 3 साल व्यतीत किए हैं एज ए रूम बॉय और बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है उस क्षेत्र में, तो आपको सुपरवाइजर की पोस्ट दे दी जाती है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र बनना है, तो आपको रूम बॉय से स्टार्ट करना है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने जल्दी उस पोजीशन को हासिल कर दें। इसके लिए आपका जो काम करने की क्षमता, जो काबिलियत कहते हैं, वो होना ज़रूरी है और सीखने की जो गुंजाइश होती है वो बहुत होना है, ताकि आप जल्द से जल्द, कहने के लिए तो 3 साल, लेकिन वो आप 1 साल या 2 साल में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके काम करने के तरीके से। यस मैम? बिल्कुल, बिल्कुल। इसको बोलते हैं सीनियर रूम बॉय से आप सुपरवाइज़र की पोस्ट पे चले जाते हैं।
थैंक यू सो मच मैम। मैम, लॉस्ट एंड फाउंड का जो है वो क्या है, इसका क्या सोल्यूशन है, थोड़ा बताएंगे? जी, बहुत ज़रूरी। ये जो लॉस्ट एंड फाउंड है ना, ये कभी एक छोटा डिपार्टमेंट भी बोलते हैं आप, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट है। तो हमारी होटल इंडस्ट्री में 2 तरीके के लॉस्ट एंड फाउंड होते हैं। एक होता है जो हाउसकीपिंग के अंतर्गत आता है और एक होता है जो फ्रंट ऑफिस के अंतर्गत आता है। जो फ्रंट ऑफिस के अंतर्गत आता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट लगेज रूम, जिसमें कि अगर गेस्ट अगर चेकआउट कर जाता है, अपना सामान छोड़ना चाहे या छूट जाए, पूरा सूटकेस वगैरह ऐसा सामान, तो हम लेफ्ट लगेज रूम में रख देते हैं, जिससे कि गेस्ट अगर बाद में आएगा तो हम उसको दे सकते हैं। ईज़ी होती है, आसानी होती है वहाँ से देने में। दूसरा होता है लेफ्ट लॉस्ट एंड फाउंड, जिसे हम बोलते हैं। लॉस्ट मतलब होता है गुम हो गया और फाउंड मतलब किसी को मिल गया। अगर किसी का भी सामान, गेस्ट का सामान हो, आपका होटल का सामान हो या किसी दूसरे का एम्प्लॉइज़ का भी सामान हो, अगर कहीं पे गुम हो जाए, छूट जाए या गिर जाए, जैसे कि गेस्ट का सामान ले लेते हैं। आप गेस्ट का कोई कीमती वॉच है, ये है, आप रूम क्लीन किए, रूम चेकआउट हो गया, उसके बाद अगर हाउसमैन ने देखा कि रूम बॉयज़ ने सॉरी, देखा कि ये गेस्ट गलती से वॉच भूल गया है, उसने फ्रंट ऑफिस में कॉल किया कि ये रूम नंबर में ये गेस्ट अपना एक वॉच भूल गया है। फिर कंपनी का नाम बता के, क्या कलर है वो बता के बोल सकते हैं कि ये भूल गया है। तो वहाँ से फ्रंट ऑफिस अगर ये बोलता है कि ये गेस्ट तो ऑलरेडी चेकआउट हो गया, अगर वो चेकआउट नहीं हुआ तब तो हम उसको गेस्ट को तुरंत ऑन दे सकते हैं वो चीज़ रोक के। अगर गेस्ट बाई चांस चला गया है, होटल से निकल चुका है, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो वो लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी में आता है। तो वो पाउच मतलब या जैसे हम मैंने बोला वॉच है गेस्ट की, वो वॉच के लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है और एक पैकेट जिसे बोलते हैं, पैकेट के जैसे उसको पैक किया जाता है अच्छे से और उसमें एक स्लिप होती है जिसे बोलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड स्लिप होती है, जिसमें लिखा जाता है कि गेस्ट जिसका गेस्ट का नेम है, आपको गेस्ट नेम पता है कि बिकॉज़ अभी गेस्ट डिपार्चर हुआ है। गेस्ट नेम क्या है, उसका रेजिडेंस एड्रेस क्या है, कब आया चेक इन, डेट ऑफ अराइवल उसका लिखते हैं, डेट ऑफ डिपार्चर लिखते हैं और ये जो वॉच है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। बहुत थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि वॉच किस कंपनी की है, कितनी मोटी है, कितनी कौन से कलर की है, किस ब्रांड की है। मतलब पूरा विवरण दिया जाता है उसमें, डिटेल्स। और दूसरा जिसने उसको फाउंड किया है, मतलब जो गेस्ट रूम बॉय ने जिसने उसको ढूँढा है उसका नाम होता है इसमें और उसको पैक करके उसमें रखा जाता है और लॉस्ट एंड फाउंड का एक कबर्ड या एक रूम होता है जिसमें वो सामान रखा जाता है, रैक्स पे रखा जाता है और उसका एक रजिस्टर भी बनाया जाता है, जिसमें उसका पूरा विवरण दिया जाता है कि ये रूम नंबर ये लॉस्ट एंड फाउंड इस तारीख को ये सामान लॉस्ट हुआ था और ये मिला गया था। अब इसका प्रावधान ये होता है, कुछ सामान होते हैं जैसे बोलते हैं पेरिशेबल है जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स छूट गया, कोई चॉकलेट्स छोड़ के चला गया, कोई केक केक वगैरह? केक, चॉकलेट, ड्रिंक्स जिससे भी खाने-पीने का सामान होता है, उसको हम गेस्ट को दोबारा देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ ये एक दर्शाता है कि आपका कैसा स्टेटस है। गेस्ट को हम नीचा फ़ील नहीं कर सकते हैं, तो ये जो पेरिशेबल सामान होता है, ये वितरण कर दिया जाता है। अगर स्टाफ को है, किसी को भी जिसको भी देना होता है, दे दिया जाता है। लेकिन इसको इसके बारे में जिक्र तो किया जाना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बताया जाता है कि इतना आपको जैसे कि जब आपकी शिफ्ट खत्म होती है, जब आपका सामान ऊपर से नीचे हैंडओवर देने के लिए आता है, तो बताया जाता है इस रूम से ये सामान निकला गया था। लिखने में लिखाया जाता है कि आपको पेरिशेबल आइटम इतना मिला है। जो पेरिशेबल फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन में खराब होने वाला है, तो उसको खत्म कर दिया जाए, 2 दिन तक वेट करेंगे, खत्म कर देते हैं। और जो नहीं खराब होने वाला है, उसको हम रोक भी सकते हैं। दूसरा होता है कॉस्टली आइटम, डिपेंड अपॉन कॉस्टली। अब जैसे आप मैंने आपको वॉच के बारे में बताया, कॉस्टली आइटम है, वो नाम लिखा है, उसको हम 6 मंथ तक वेट करते हैं। उस 6 मंथ के दौरान हम गेस्ट को कॉन्टैक्ट करते हैं उसके फ़ोन नंबर से, उसके एड्रेस पे कि सर आपका ये आइटम यहाँ पे मिस कर दिया। गेस्ट बोल अगर आपको गेस्ट ने बताया कि ये आइटम मेरा नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, तो वो गेस्ट 6 महीने के बाद इसकी वैलिडिटी होती है, 6 महीने के बाद वो आइटम जो फाउंडर है, जो उसका फाउंडर जिसको मिला गया है, उसको उसको दे दिया जाता है। चाहे वो कैसा भी आइटम हो, हैंडकरचीफ हो, क्लॉथ्स हो, अगर उसको चाहिए है तो दे दिया जाता है, अदरवाइज़ वो एनजीओ को ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये अगर वॉच कॉस्टली आइटम है, जो फाउंडर है उसको मिल जाता है और अगर गेस्ट को मिल सकता है तो गेस्ट को पास कर देते हैं। तो ये ये तो एक नियम है कोई भी होटल्स के लिए। मैम, मुझे एक और चीज़ पूछना है, अगर किसी एम्प्लॉयी को, वो कोई भी हो सकता है, छोटा एम्प्लॉयी या बड़ा, जो भी पोजीशन में है, उसे अगर कोई एक गोल्ड चेन मिला या कीमत उसका ₹1 हो, 1 लाख हो, जो भी है, तो उसका जो कर्तव्य है टुवर्ड्स उस मिली हुई चीज़ के बारे में क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले उसका बेसिक कर्तव्य होता है कि जो आइटम उसको मिला है अपने सीनियर्स को उसको तुरंत रिपोर्ट किया जाए कि मुझे ये आइटम ये यहाँ पे मिला हुआ है। उसके बाद वो सीनियर्स होते हैं, जैसे आपकी पॉलिसी क्या है, आपको गेस्ट को कब इन्फॉर्म करना है, मेल के थ्रू करना है, फ़ोन के थ्रू करना है, ईमेल्स करना है, जो भी करना है वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है। लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि आप अपने सीनियर्स को जो आपका फर्स्ट रिपोर्टिंग पॉइंट, जैसे आपका रूम बॉय है तो सुपरवाइज़र को बोलेगा, अगर सुपरवाइज़र को मिला है तो आपका एग्ज़ीक्यूटिव को बोलेगा, अगर एग्ज़ीक्यूटिव को मिला है तो वो जनरल मैनेजर को बोलेगा। तो आपको सीनियर्स को ऑन द स्पॉट रिपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू मैम। मैम, पंक्चुअलिटी क्या होता है, इसके बारे में बताएँगे? जी, ज़रूर। पंक्चुअलिटी जो होता है जिसे हम बोलते हैं समय पे सब काम करना आना चाहिए,
समय से पहले रहना चाहिए, जिससे कि हम जिसे बोलते हैं समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बोलते हैं समय से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर हम समय से पहले काम पे रहेंगे, उसको हम पंक्चुअलिटी बोलते हैं। तो मतलब इससे होता क्या है? इससे क्या होता है, हमारा काम बहुत ही सुचारू रूप से संचालित होता है। हमें कोई भी काम करने के लिए भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती है। अच्छे से प्लानिंग करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री में क्या है ना, हमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी करनी पड़ती है, क्योंकि 24 घंटे काम करना है, 365 दिन हमें काम करना है। ऐसा नहीं है कि हमें 4 दिन काम किया, 2 दिन रेस्ट किया। तो जब हमें 365 दिन काम करना है, तो बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता है। और प्लानिंग तभी होगी जब हम अपनी चीज़ पे पंक्चुअलिटी देंगे। हम ऑन टाइम अगर काम करेंगे, बिफोर टाइम काम करेंगे, तो ही हम समय से रह सकते हैं। इसलिए मतलब वक्त से पहले आते हैं और अपने काम की जो शुरुआत करते हैं, तो आपका जो दिनचर्या है एकदम अच्छा से शांत से और हैप्पी हैप्पी गुजरता है। मैम, ग्रूमिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है हमारी इंडस्ट्री में। आप बोलिए, आप ग्रूमिंग होता क्या है? ग्रूम मतलब आप कैसे दिखते हैं। सो इंडस्ट्री में एक अपना गेटअप होता है, हमें किस तरीके से रहना है। लड़कियों को क्या होता है, अगर आपके छोटे बहुत छोटे बाल हैं, अगर कान तक बाल है, तो आप पॉनी टेल कर सकते हैं या ओपन रख सकते हैं। और अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं, तो बाल हमको बन बना के रखना पड़ता है, टाई करके पीछे बन बना के रखते हैं, जिससे कि हमारे लूज़ हेयर्स कभी भी फर्श पे ना गिरें, गैस के सामने ना गिरें। तो ये अनहाइजीनिक को दर्शाता है। इसलिए हमको ये हेयर्स बहुत अच्छे से टाई करके रखने पड़ते हैं। दूसरा कि ये होता है कि हम बहुत छोटा इयररिंग्स पहनते हैं। ऐसा नहीं, हैंगिंग्स नहीं पहनने चाहिए, बिकॉज़ हैंगिंग्स कभी-कभी कहीं स्टक हो सकते हैं, गिर जाते हैं और एक आपके ड्रेसअप पे नहीं सेंस होते। तो अगर आप, बिकॉज़ हमको गर्ल्स को पहनना पड़ता है कंपल्सरी, तो छोटा-सा स्टड्स पहन सकते हैं। नोज़ रिंग्स पहनना है तो पहनिए, नहीं तो नहीं पहनिए। गले में बहुत लंबी हैवी चेन्स नहीं पहननी चाहिए, सिंगल चेन इज़ वेरी इनफ। अगर आप मैरिड हैं तो एक इयररिंग, एक आपको रिंग्स पहन सकते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं पूरे फिंगर्स में रिंग्स पहनूँ, ऐसा नहीं है। बैंगल्स नॉट अलाउड होता है। आपको अगर मैरिड है तो एक बैंगल से एक कड़ा से काम चला सकते हैं। और ड्रेस पूरा अच्छे से, आपका ब्लाउज है तो ब्लाउज रहना चाहिए, शर्ट है तो शर्ट है, स्कर्ट्स है तो स्कर्ट्स प्रॉपरली प्लीटेड एंड आयरन होना चाहिए। ट्राउजर्स है तो प्रॉपरली प्लीटेड, सॉरी, प्रॉपरली आयरन विद बेल्ट एंड टाई के साथ भी ब्लेजर्स होना चाहिए। तो डिपेंड डिपेंड डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलग अलग आपके यूनिफॉर्म्स होते हैं, उसमें आना चाहिए। शूज़ और बेलीज अगर आप पहने तो बेलीज की हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटा मिनिमम हाइट होता है। अदरवाइज आप स्किड कर सकते हैं, गिर सकते हैं, बैलेंस बिगड़ सकता है, बिकॉज आपको काम करना है, ये आपको बैठने का नहीं है कि आपका कुछ भी डिसबैलेंस हो सकता है। तो आपकी हील बहुत छोटी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जो कैसे मैरिड लेडीज़ हैं, अगर काम कर रही हैं, तो मंगलसूत्र वगैरह पहनती है, जो परमिशन अलाउड होता है वो अंदर आपको पहनना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ हैवी पहने तो आपको शो ऑफ करना है। तो आपको जो बटन्स, कॉलर बटन्स के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि आप उसको ना दिखे, और ना दिखना भी नहीं चाहिए, ऐसे भी उसको ग्रूमिंग में आता है। और स्पेशली अगर आपको बहुत हेयर्स हैं हैंड्स में बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको वैक्सिंग करा के रखनी पड़ती है। नेल्स गर्ल्स के लिए स्पेशली आप छोटे नेल्स रख सकते हैं, वो भी प्रॉपर शेप में, और छोटा सा लाइट नेल पॉलिश का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा ब्राइट नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो डिस्ट्रैक्ट करती है टेस्ट को। और हमें लाइट परफ्यूम यूज़ करना चाहिए हमारे बॉडी के लिए। सो बेड बॉडी का बैड फ्रेगनेंस है, बेड जो स्मेल है वो नहीं आए, बाहर नहीं आए। और माउथ में भी बहुत अच्छा फ्रेशनर लगे, और डेली ब्रश करके आएंगे तो वैसे भी नहीं आएगा स्मेल। और अगर स्मेल आता भी है किसी कारणवश और कोई इलनेस वगैरह है, तो आप माउथ फ्रेशनर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्रूमिंग में बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ हम अब दूसरे गेस्ट से बात करते हैं, हमारी कैसी वेशभूषा है, कैसे हमारी स्मेल आ रही है, ये बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। गेस्ट आपको बोलेगा नहीं कि आपको ये ऐसा स्मेल, आप कैसे रहेंगे, बट ये बहुत रिफ्लेक्ट करता है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी इंडस्ट्री में ग्रूमिंग का बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो पूरा ग्रूमिंग गेटअप जिसे मैंने बोला, अगर पूरे गेटअप के साथ ये पूरा अधूरा रहता है, विद ब्यूटीफुल स्माइल, लाइट लिपस्टिक विद ब्यूटीफुल स्माइल, ये आपका पूरा दिन बना देती है, गेस्ट इसी से खुश हो जाता है। सो ये बहुत बहुत ज़रूरी होती है इस इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच मैम। रूम अटेंडेंट का जो रोल है उसके बारे में बताएंगे? जी, बहुत अच्छा है। रूम अटेंडेंट क्या होते हैं, जो रूम्स में काम करते हैं, रूम बॉयज़ हैं, उनको हम रूम अटेंडेंट बोलते हैं। अटेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रूम की देखभाल करते हैं, रूम के बारे में उनकी सारी जानकारी उनके पास रहती है। रूम में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कैसे काम करना है, कितना कैसे, जैसे बेड मेकिंग बनानी है तो बेड मेकिंग कैसे बनाना है, कैसे फोल्ड करना है, ये सब उनको आता है। इसलिए हम रूम उसको रूम अटेंडेंट कहा जाता है। और रूम अटेंडेंट का रोल सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा समय तक गेस्ट के साथ रहता है, और उसको सबसे ज़्यादा रूम अटेंडेंट को नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। और गेस्ट से कैसे बात करनी है, एटिकेट्स बहुत ज़रूरी होता है, किस तरीके से आप बात करते हैं गेस्ट से, और आप क्या बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कितनी बात हमें गेस्ट से करनी है, क्या नहीं करनी है, बहुत ज़रूरी है। तो रूम अटेंडेंट का रोल आप बोले तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो ये टाइप का एक
गेस्ट और स्टाफ का एक रिलेशन जिसे बोलते हैं ना, वो दर्शाता है इस रूम अटेंडेंट के हिसाब से। कि जो बेल बॉय होता है क्या होता है और इसका रोल क्या होता है? जी, धन्यवाद। ये जो बेल बॉय जिसे बोला जाता है, हम आन तान में बेल बोलते हैं, बेल बॉय, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेल बजाओ और आदमी आपके पास आ जाए। ये बहुत ही गलत धारणा है। बेल बॉय ये ऐसा रोल होता है जो गेस्ट से सबसे पहले मिलता है। आप होटल में एंटर कर रहे हो और आप सबसे पहले किससे मिलते हैं एज़ अ गेस्ट? सबसे पहले आपको बेल बॉय दिखाई देता है, जो कि आपका लगेज रिसीव करता है, बेल बॉय ट्रॉली में डालता है और आपको रिसेप्शन तक ले जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, फिल करते हैं, फिर बेल बॉय आपको पूरा लेके जाता है, लिफ्ट में बिठाता है, लिफ्ट के बारे में बताएगा, अदरवाइज़ आपको एस्केलेटर है तो एस्केलेटर में लेके जाएगा, आपके फ्लोर तक लेके जाएगा जौन से फ्लोर पे जाना है आपको। उसके बाद आपको रूम नंबर्स क्या है, आपसे पूछेगा रूम नंबर और रूम नंबर की लेके जाएगा और आपको की खोल के आपको पूरे रूम के बारे में बताएगा। रूम के बारे में कहाँ क्या है, कैसा-कैसा है, रूम के ज़्यादा आपके होटल के बारे में बताएगा। ये मेरे होटल में ये सुविधाएँ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये शॉपिंग आर्केड है, हमारे पास ये बिज़नेस जिम है, जिम्नेशियम है, आप इतने ये समय से ये समय तक हमारा जिम ओपन रहता है, आप ये सर्विस हमारे होटल प्रोवाइड करता है, इतने रेस्टोरेंट्स हैं, इतने मल्टी कुज़ीन रेस्टोरेंट्स हैं, इतने आपके कॉफ़ी शॉप का टाइमिंग क्या है, ये सब चीज़ें हमारे को गेस्ट को बतानी पड़ती है। तो ये बेल बॉय का काम होता है गेस्ट को अपने होटल के बारे में बताना कि आपके होटल में क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड हो जाती है, कौन सी सर्विस कितने बजे से कितने बजे तक चल रही है। अगर कोई नए अ, सर्विस लॉन्च की गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अभी कोई कपल डांस है आज के आपके होटल में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, कोई कैंडल लाइट डिनर। हाँ, कैंडल लाइट डिनर है, बहुत तरीके के होते हैं। आपके ये वीक में ही रहेगा, नेक्स्ट वीक तक नहीं चलेगा, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो गेस्ट को बेल बॉय बताता है बिकॉज़ और कोई आपके पास बताने का समय नहीं है। रूम बॉय नहीं बता सकता है इस चीज़ को, रिसेप्शनिस्ट के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर गेस्ट के पास जाके ये सारी डिटेल्स दे, तो ये काम बेल बॉय का होता है। तो बेल बॉय आपके होटल में क्या-क्या चल रहा है, क्या आप सर्विस प्रोवाइड करनी है, क्या नहीं करनी है, किसका कितना समय है, ये आपको बताता है। इसके साथ-साथ ही आपके पूरे सिटी में, जिस सिटी में अभी आप रह रहे हैं, जिस सिटी में आपका होटल है, उस सिटी के बारे में क्या-क्या आपकी डेस्टिनेशंस हैं, क्या-क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं, क्या-क्या विजिटिंग प्लेसेस हैं, ये सब की जानकारी बेल बॉय को होना बहुत अति आवश्यक है, जिससे कि आप ये सेम इन्फॉर्मेशन गेस्ट को दे सकें। थैंक यू। मतलब ये है कि अगर आप भी कहीं घूमने जाते हो, कोई भी अलग शहर में जाते हो, कोई भी स्टे होटल में स्टे करते हो, तो वहाँ पर आप ये सब नॉलेज बेल बॉय से ले सकते हो। राइट मैम? जी, जी, बिल्कुल ऐसे जैसे आप बोलते हैं टूर गाइड है या ट्रैवल है, तो वैसी इन्फॉर्मेशन आपको बेल बॉय प्रदान करता है। थैंक यू मैम।